हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो हम करने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उन दोनों चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की शुरुआत करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आता है पैराग्राफ। Ancient Indian and Greek philosopher has always wondered about the unknown and unseen form of matter। ठीक है, तो हमारे जो एंशियंट इंडियन थे और जो भी ग्रीक फिलोसोफर थे वो हमेशा मेथड को कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहते। ठीक है, हमेशा मेथड के बारे में कुछ हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, नया नया चीज़ खोजने की कोशिश करते हैं मेथड के बारे में। तो उन्होंने कुछ किया है, आगे देखते हैं। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter पदार्थ वी शॉट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया है। उन्होंने इसमें बताया कि जो मैटर होता है अगर हम उसको डिवाइड करते जाए, अगर वो एक मैटर था उसको हमने डिवाइड किया, दो भाग हुआ, उसको भी हमने वापस डिवाइड किया, उसको भी डिवाइड किया, ऐसे अगर हम उसको डिवाइड करते जाए तो एक स्मॉलर पार्टिकल्स आएगा, बहुत छोटा पार्टिकल आ जाएगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी सॉल्व कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। और हम जब उसको डिवाइड करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जब लास्ट वाला जो मेथड जो भी पार्टिकल्स आएगा उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ही नेम दीज पार्टिकल्स परमाणु। ठीक है, उन्होंने उस पार्टिकल का नाम दिया परमाणु। ठीक है, तो कोई भी एक मेथड है, अगर तुम उसको डिवाइड करते जा रहे हो तो ऐसा लास्ट वाला पार्टिकल जो आएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उन्होंने उस चीज़ का नाम दे दिया है परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसोफर उन्होंने हमें बताया कि ये भी जो होते हैं ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनसे मिल के हमें क्या मिलते हैं, मेथड्स बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंशियंट के जो ग्रीक फिलोसोफर थे कौन थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन्होंने बताया कि जब ये जो मेथड होता है उसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जो वापस उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। ठीक है, तो उन्होंने जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने इस जो पार्टिकल्स आया जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उस इनडिविजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स। एटम्स मीन्स होता है इनडिविजिबल। ऑल दिस was based on the philosopher consideration and not much experimental work to the validate these idea could be done till the 18th century। 18th century तक ये सब कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हुआ था, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ऐसे सिर्फ थियोरेटिकल प्रूफ था। By the end of the 18th century scientists recognized the difference between the element and compound and naturally become interested in finding out how and why element combine and what happen when they come out। ठीक है, तो जब भी 18th सेंचुरी की जैसी एंड हो रही थी, जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफ्रेंशिएट किया और उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की कि ये जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे कंबाइन होते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उन्होंने उन सभी चीज़ों को स्टडी किया। ठीक है, तो एंटोनियो एल लेवोइजर लीड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंटिस्ट बाय एस्टैब्लिश 2 इंपॉर्टेंट लॉ फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं एंटोनियो लेवोइजर, उन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स दिए, उन्होंने कुछ लॉ दिए, इंपॉर्टेंट 2 लॉ दिए थे। उन्होंने किस के ऊपर लॉ दिए, उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो भी कोई मेथड्स होता है या फिर कोई कंपाउंड होता है वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ उन्होंने इसके अंदर बताया। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द फॉलोइंग 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वे एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटल बाय लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस। ठीक है, ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि जो भी एलिमेंट है, यानी कि जो भी एलिमेंट और जो भी कंपाउंड वो किस तरीके से कंबाइन होकर बनते हैं, वो 2 लॉज इन्होंने किसने दिया था, उन्होंने 2 लॉज दिया था हमारे लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस ने दिया। सबसे पहला लॉ आता है हमारे सामने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें हम पढ़ते ही स्टडी करते हैं इसकी। इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। ठीक है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या किसी का मास उसके अंदर से चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम करने वाले एक्टिविटी 3.1, इससे हमें पता चलेगा कि इनका जो मास होता है चेंज होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे मास चेंज नहीं होता, फिर भी हम इसको एक्टिविटी 3.1 को कर लेते हैं।
टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई अब केमिकल्स। ठीक है, पहला एक्स सेट में आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है। सेकंड नंबर पे बेरियम क्लोराइड, थर्ड पे लीड नाइट्राइड। वाई पे क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब प्रिपेयर सेपरेटली अब 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंदर एक्स एंड वाई इन ईच 100 ml वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है, 5% सॉल्यूशन बनाना है कोई भी सब्सटेंस का लेके, एक्स का यूज़ करके या फिर वाई का यूज़ करके, इसमें से किसी भी सब्सटेंस को लेके 10 ml वाटर के अंदर। टेक अ लिटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। आपको क्या लेना है, थोड़ा सा क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है जो आपको वाई का सॉल्यूशन बनाया था कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, और सम सॉल्यूशन क्या करने हैं आपको एक्स के लेने हैं इग्निशन ट्यूब के लेने। ठीक है, हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। आपको फ्लास्क के अंदर उसको इस तरीके से कुछ हैंग करवा देना है, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। ठीक है, तो अभी सिर्फ इसको आपको हैंग करना है, अब उसको आपको स्टीर नहीं करना है, यानी उसको ऐसे इससे हिलाना नहीं है। आप लोग देखो कि सॉल्यूशन जो है अभी मिक्स नहीं हुआ है। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। ठीक है, ऊपर क्या करना है, कॉर्क रख के ऐसे आपको इसको बंद कर देना है कॉनिकल फ्लास्क को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे बोला गया वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली। आपको क्या करना है, इसके बाद जो फ्लास्क है उसको वेट करना है। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स। इसके बाद आपका जो सॉल्यूशन था ऊपर, ये वाला जो आपका सॉल्यूशन था, इसको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, स्टीर करना है, यानी इसको आपको हिलाना है और इसके अंदर जो भी चीज़ होंगी वो अपने आप मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद आपको उसको वापस वेट करना है, वेट अगेन। नाउ व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क। ठीक है, अब क्या होगा जब उसके अंदर रिएक्शन होगा, डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। क्या तुम्हें लगता है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा? हाँ होगा। वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। क्यों हमने उसके ऊपर कॉर्क रखा है, जिससे कि उसके अंदर जो मास है, जो भी चीज़ है उसके अंदर से बाहर ना चले जाए, इसलिए हमने उसके ऊपर कॉर्क रख दिया, उसके माउथ को हमने ढक दिया है कॉनिकल फ्लास्क को। दस द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इज कंटेंट चेंज। तो क्या जो उसके अंदर का जो फ्लास्क के जितने भी मास थे, जो भी सॉल्यूशन का हमने मिला के बनाया था, उनका जो मास था वो चेंज हो जाएगा? तो नहीं चेंज होगा। Law of conservation of mass stated that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो ये जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमें ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर जो भी मास होता है ना तो उसे हम कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो मास था वो मास उतने का उतना ही रहेगा, वो मास कभी चेंज नहीं होता। तो ये हमारा पहला लॉ करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे हमारे पास दूसरा लॉ आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें बताता है कि किसके अंदर कितना प्रोपोर्शन जो है फिक्स रहता है। तो इसको हम पढ़ते ही स्टडी करते हमें पता चलेगा। लोइजर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड वेर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैव सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोइजर और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो कंबाइन होकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं, कुछ कंपाउंड बनाते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है सेम रहता है सब जगह। इस रेस्पेक्टिव वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम एंड हु प्रिपेयर इट। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो गया उसके अंदर जो उसका कंपोजिशन हो गया कंपाउंड के अंदर, एलिमेंट कंपाउंड के अंदर जो भी कंपोजिशन होता है एलिमेंट का वो सेम रहता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो हमने कहाँ से लेके आए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हम पानी लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि हम घर का पानी लेते हैं या फिर तालाब का पानी, उसके अंदर का जो कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वो सेम ही रहता है। इन अ कंपाउंड ऑफ सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1:8। यहाँ पे आपको वही एग्जांपल बताया गया है वाटर का। ठीक है, अगर वाटर का एग्जांपल ले तो उसके अंदर H2O, वाटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है H2O। तो इसके अंदर हाइड्रोजन होता है और H2O होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और H2O का जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है 1:8 वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, पानी कहीं से भी ले, लेकिन उसके अंदर जो हाइड्रोजन और वाटर का जो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। Thus, if 9 ग्राम of water is decomposed, 1 ग्राम of hydrogen and 8 ग्राम of oxygen is always obtained। ठीक है, अगर हम क्या करें 9 ग्राम क्या करें 9 ग्राम H2O ले और उसको हम क्या करें डिकम्पोज कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम जो होगा 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। वो हमेशा, फिर आप पानी कहीं से भी लो फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन रेशियो 14:3 बाय मास। ठीक है, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3
NH3 अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के बनता है। भी जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है मास वो भी फिक्स रहता है, 14:3 का रहता है। व्हाट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, फर्क नहीं पड़ता कि अमोनिया को हमने बनाया है कि अमोनिया हमें मिला है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास होगा वो फिक्स रहेगा, 14:3 का ही रहेगा। This lead to the law of constant proportion, which is always known as law of definite proportion. This law was stated that by Proust is in chemical substance the element are always present in definite proportion of mass। ठीक है, तो ये लॉ हमें क्या करता है, ये लॉ हमें बोलता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस होवे उसके अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं उनका जो प्रपोर्शन रहता है वो फिक्स रहता है। जैसे कि हम अगर H2O की बात करें, ये एक कंपाउंड है, ये एक सब्सटेंस है, इसके अंदर के जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर का जो हाइड्रोजन का प्रपोर्शन होगा बाय मास और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन होगा बाय मास वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पानी कहाँ से लिया है, घर का पानी लिया है या फिर तालाब का पानी लिया है। The next problem faced by the scientists was to give appropriate explanation of this law। ठीक है, तो दूसरा हमारे साइंटिस्ट के पास जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि ये जो हमने जो दोनों जो लॉ बताए हैं उसका हमें अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन कैसे करें वो हम देखने वाले। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थियरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे जॉन डाल्टन थे उन्होंने कुछ थियरी दी, उसको हम पढ़ने वाले। डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ method which was till then just a philosophy. He took the name atoms is given by the Greek and said the smallest particle of matters are called atom। ठीक है, डाल्टन ने क्या किया, जो भी थियरी थी कि हम जो एटम होता है फर्दर डिविजिबल नहीं होता, उन सब का यूज करके जो भी थियरी पहले प्रूफ हुए थे उन सब का यूज करके उन्होंने उनके बेस पे एक थियरी दिया बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उन्होंने उसके बेस पे कुछ थियरी दिया। डाल्टन एटॉमिक प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डिफाइनेंस प्रपोजल। तो जो भी पहले प्रूफ हो गए थे उन्होंने क्या किया, उनको एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर से जो लॉ था और लॉ ऑफ डिफाइनर प्रपोजल को उन्होंने ध्यान पे रखते हुए उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particle called atom। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो भी मेथड हो गया या तो एलिमेंट हो गया या फिर कंपाउंड हो गया, उसके अंदर सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है, यानी हर चीज़ कुछ न हर चीज़ जो भी है वो एटम से बना हुआ है। दिस द पोस्टुलेट ऑफ दिस थियरी मे बी स्टेटेड इज फॉलो। उन्होंने यहाँ पे हमें कुछ पोस्टुलेट दिए, 6 पोस्टुलेट दिए। सबसे पहला पोस्टुलेट आता है हमारे सामने, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने बताया कि जितने भी मेटर्स हैं हमारे आसपास वो सब के सब मेटर्स छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी टाइनी पार्टिकल्स से बन के मिले हुए हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है एटम्स। विच पार्टिकुलेट इन केमिकल रिएक्शन, जो भी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट आता है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बोला कि एटम जो होता है इनडिविजिबल होता है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और उसको हम किसी भी रिएक्शन में क्रिएट भी नहीं कर सकते और किसी भी रिएक्शन में उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो तीसरा हमारे पास उन्होंने पोस्टुलेट दिया है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं वो सबके सब एटम सेम होते हैं, उनकी मास भी सेम होता है और उन सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। चौथा है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके मास भी अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। पांचवा पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, तो एटम्स क्या आते हैं, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होके वो क्या देते हैं, कंपाउंड के जनरेट करते हैं। 6 जो हमारे पास पॉइंट आता है, उन्होंने बताया था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है और जो एटम्स के होता है वो कांस्टेंट रहता है। We will study in the next chapter that all atoms are made up of smallest particle। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जितने भी एटम्स होते हैं वो सबके वो भी लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।